Hello, welcome to Advisor. NCERT series of class 8th में हम पहुंचे चैप्टर नंबर 2 पे and that is microorganisms, friends and foe. हमारे दोस्त हैं कि हमारे दुश्मन हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया है कि जो सॉयल का हमने प्रिपरेशन किया, उसमें जो क्रॉप का प्रोडक्शन किया, उसमें जो मेन्योर्स बना रहे थे, आपको याद होगा वहां भी जो मेन्योर्स बन रहा है, जो ऑर्गेनिक मेन्योर बन रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बन रहा है। तो डेफिनेटली ये फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें डिजीज भी प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरीके से वो हमारे दुश्मन भी हैं। ठीक है, तो अब वो क्या है, दोस्त या दुश्मन, उसको इस चैप्टर में अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, सो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, आपने देख लिया। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, वो नेकेड आइज से नहीं दिखते। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं, और इनको हम देख पाते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। किसके जरिए देखते हैं? माइक्रोस्कोप के जरिए। इट इज अ डिवाइस, इट इज इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम जो छोटे कीटाणु या जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस जो हमें अपनी नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, उनको हम उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, for example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with a grayish white patches. Observe these patches through the magnifying glass. आप उसको magnifying glass से भी देख सकते हो, उसको आप माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख जाता है। ठीक है, ये किसका है? ये फंजाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपने एक तो एक्टिविटी के जरिए आप ये भी देख सकते हो, जो ब्रेड है उसके ऊपर आप देख रहे हो, उसमें भी जो ये फंजाई ग्रो कर पा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसमें ग्रो कर पाते हैं। या फिर आपने कई बार जो है कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर ले लो पॉन्ड से और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखो, तो वहां भी आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे पॉन्ड वाटर में। ठीक है, तो ये बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी टाइनी ऑर्गेनिजम्स होंगे सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, सब नहीं है, लेकिन यस, मोस्ट ऑफ देम आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम अपने नेकेड आईज या फिर अनएडेड आईज जिसको हम कहते हैं, अपने आंखों से जिसको हम नहीं देख सकते। ठीक है, सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेते हो, बस बैक्टीरिया वायरसेस इनको नहीं देख पाते। ठीक है, कुछ को जो है आप माइक्रोस्कोप से देखते हो। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स। जैसे कि एक है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ और कुछ जो है वो एल्गी हैं। ये कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बात आती है एक और वायरसेस के बारे में। मैंने आपको वायरसेस के बारे में भी यहाँ बताया। तो वायरसेस क्या है? ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। अब वायरसेस क्या है ना, ऐसे नॉर्मली सराउंडिंग में प्रेजेंट है तो ये नॉन लिविंग होंगे। ठीक है, क्या होंगे? नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर आ गए तो ये लिविंग हो जाएंगे। यानी कि वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है, सो दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आके ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, अंदर आके ये लिविंग होते हैं, चाहे वो होस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, कोई भी। ठीक है, बहुत सारे डिजीजेस भी कॉज करते हैं वायरसेस, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया जिसको हम फ्लू वायरस कहते हैं, कफ हो गया, ये भी वायरसेस से होता है। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो हो गया या चिकन पॉक्स, ये भी आपका वायरसेस से ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बीमारियां आपको वायरसेस, मतलब हम सबको वायरसेस से होती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं? कॉमन कोल्ड पहला, इन्फ्लुएंजा जो कि वायरस से हो रहा है, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब आपके वायरसेस से होने वाले डिजीजेस हैं। ओके, नेक्स्ट डिजीजेस लाइक डिसेंट्री और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और उसी तरीके से जो टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को लिखूं, ओके, तो सबसे पहला जो है हमने बात की थी वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस से जो डिसीजेस हो रहे हैं वो क्या क्या है? कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए इसको मैं रिपीट में लिख रही हूँ। कफ है, उसके बाद आपका पोलियो है, देन चिकन पॉक्स।
ओके। सेकंड हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो कौन से हैं? एक तो आपका है टाइफॉइड और दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। नेक्स्ट प्रोटोजोन से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, प्रोटोजोन से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो कौन से हैं? डिसेंट्री हो गए, ठीक है, मलेरिया, डिसेंट्री एंड मलेरिया, ये सब प्रोटोजोन से रिलेटेड डिजीजेस हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पे आपको ये दो टाइप के बैक्टीरियाज दिख रहे हैं। एक तो आपका ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है, ये जो है दीज आर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, और यहाँ पे ये जो है आपको ये दिख रहे हैं आपको, ये आपके रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। कैसे बैक्टीरिया? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, फिर कुछ एल्गी भी जो हमको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखते, जैसे क्लेमिडोमोनास, और दूसरा ये स्पाइरोगायरा। कुछ प्रोटोजोन्स जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, ये प्रोटोजोन्स है। अमीबा ही है वो जिसका कोई शेप, कोई साइज कुछ भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेड मोल्ड। ये क्या है? ये है फंजाई। अच्छा, लिखा हुआ है नीचे फंजाई, जैसे कि पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन, एक फर्स्ट जो हमारा एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, कौन सी एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसको खोजा गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल होता है, इसमें एक सेल का बना हुआ होता है ये पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइक बैक्टीरिया हो गए, कुछ एल्गी हो गए, कुछ प्रोटोजोन्स जो हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि कुछ एल्गीज हैं या कुछ फंजाई, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, चाहे वो एनवायरमेंट काफी ज्यादा मतलब जिसका टेम्परेचर माइनस, मान लीजिए माइनस में है तो भी वहां भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या फिर अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा है यानी कि +40 भी अगर हो तो भी वहां भी ये रहते हैं, ठीक है। यानी हर रेंज में ये रहते हैं, कॉस्मोपोलाइटन है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, उन सब जगहों पे आपके ये बैक्टीरियाज रहते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, दे ऑल्सो फाउंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। हम ह्यूमंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन है वहां पे पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड यू नो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज अच्छे वाले हैं, गुड बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में कैसा रिश्ता है, मतलब वो अभी जो मैंने स्टार्टिंग बताया वो दोस्ती वाला रिश्ता है या फिर दुश्मनी वाला रिश्ता है, उसको समझते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल भी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे है ना जो डिजीज कॉज हर सूरत में करते हैं, लेकिन अगर उनका अमाउंट कम है और अगर उनपे हमारा बॉडी जो है हावी है तो वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन अगर किसी तरीके से हमारा बॉडी वीक होता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पे हावी हो जाते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो बहुत सारे पर्पसेस में यूज होती है, जैसे कि आप दही बनाते हो, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई, ये जो आप बैक्टीरिया का मैं नाम बता रही हूँ। ब्रेड बनाने में जो फंजाई यूज होता है, केक बनाने में भी आपको ईस्ट का यूज होता है, तो ये सारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, बहुत टाइम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है अल्कोहल बनाने में। सो दे ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, वेजिटेबल पील या रिमेन ऑफ एनिमल्स फीसेस, हमको पता है कि डिकम्पोज कर देते हैं इसको, कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया, और ये एक तरीके से इसको क्या बना देता है? मेन्योर बना देता है, जिसका हम यूज करते हैं सॉइल में। इसीलिए हम सॉइल में अगर ये वेजिटेबल वेस्ट या पील या फिर एनिमल फीसेस ये सब अगर हम डाल देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा ही हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इनटू सिंपलर मटेरियल, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो है हार्मलेस सब्सटेंस होता है। एंड इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एग्रीकल्चर में ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ मेन्योर बताया है, ठीक है।
अब सबसे पहली बात आती है कर्ड और ब्रेड बनाने में। हमको पता है कि जो कर्ड है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, हम जो जामन यूज करते हैं ना, हमने क्या किया, एक बीकर में मान लीजिए बहुत सारा दूध है, तो हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा जो है, इतना सा हिस्सा हमने जो है जामन जिसको हम कहते हैं, वो हमने कर्ड का उसमें डाल दिया। धीरे धीरे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा और वो जो दूध है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दही में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया का यूज हुआ है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ये क्या करेगा, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और दूध से यानी कि मिल्क से कर्ड बनने में विटामिन B12 जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि दही में विटामिन B12 पाया जाता है बट दूध में नहीं पाया जाता। तो एक तरीके से ये हमारे लिए फायदेमंद वाली चीज है, काफी ठंडक भी प्रोवाइड करता है गर्मी के टाइम पे। ठीक है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे सूजी हो गया, इडली हो गया या भटूरा हो गया, इसमें आप कर्ड डालते हो क्योंकि वहां पे ये जो है फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया और जो ईस्ट है, दे आर हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज और डोसा बैटर। ठीक है, उसको फर्मेंट करता है, उसमें उसका जो है अमाउंट जो है वो बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा फ्लफी बनता है जो भी चीजें बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ये मैदा विद ईस्ट पाउडर, ईस्ट क्या है, इट इज अ फंजाई। ठीक है, इसका यूज करके जो है, अब देखिए मैदा सिर्फ इतना था और इसका अमाउंट जस्ट डबल हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट। इसके वजह से इस तरीके से, तो ये एक्टिविटी के जरिए आप ये समझ सकते हो। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस, वो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा रेस्पिरेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। कैसा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये धीरे धीरे फ्लफी, ये फूलते चले जाएंगे और फूल के एक जगह से हल्का सा छोटा सा होल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। सो this is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cakes. ठीक है, इन सारी चीजों के लिए जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज यूजफुल। अब कुछ कमर्शियल यूज अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का देखें तो अभी हमने पढ़ा कि अल्कोहल बनाने में या वाइन या एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर कह रहे हैं, उन सबको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सो ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यहाँ पे हमने देखा कि ईस्ट का यूज बहुत सारी चीजों में होता है, ब्रेड में, कर्ड में, या फिर सॉरी ब्रेड में हो गया, या फिर जो आपका बैटर है इडली बैटर, ये जो आपका भटूरा बनाने के लिए जो बैटर है, या अल्कोहल या जो वाइन, इन सारी चीजों में ना ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि ये जो ईस्ट है इट इज ग्रोन, पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फूड जूसेस। इन सब पे, ये सब इनका खाना, ईस्ट का खाना होता है ये सब, और ईस्ट के जरिए इसका अमाउंट बढ़ जाता है, फ्लफी हो जाता है और हम इसको इजिली पचा पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कमर्शियली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो शुगर का कन्वर्जन हुआ है इनटू द अल्कोहल, यानी कि जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल जो बना रहे हैं, वो क्या है, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करेंगे, काफी टाइम तक उसको रखेंगे, जिससे क्या होगा, उसमें जो पॉपुलेशन है ईस्ट का वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और वो जो शुगर का जो कन्वर्जन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, और इसको हम कहते हैं फर्मेंटेड अल्कोहल। ठीक है, अब फर्मेंटेशन के बारे में जो डिस्कवरी की है वो लुइस पास्चर जी ने की है 1857 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अब कुछ मेडिसिनल यूज की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था पेनिसिलिन के बारे में। तो पेनिसिलिन जो है वो क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया को का प्रोडक्शन नहीं होने देते। ठीक है, सो द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि फीवर होता है हम लोग को, तो हम कोई भी जो भी दवा होती है उसके साथ एंटीबायोटिक खाते हैं। क्यों, क्योंकि एक दवा तो होती है जो कि उस पर्टिकुलर चीज को, जैसे हमारा फीवर है, इन्फ्लेमेशन, ये सब जो भी चीजें हैं उनको डाउन करता है, और दूसरा साथ में एंटीबायोटिक खाते हैं तो जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में ग्रो कर गए हैं उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर देता है या स्टॉप कर देता है उनकी ग्रोथ को, जिससे क्या होगा, हमारा फीवर अपने आप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंटीबायोटिक ये काम कर रहा है।
इस टाइम पे एंटीबायोटिक जो है किससे प्रोड्यूस किया जा रहा है, बैक्टीरिया से और फंजा से। अब जिस चीज का प्रोडक्शन को, जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन को ये स्टॉप करता है, सबसे अच्छी बात है कि ये उसी से प्रोड्यूस भी होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया से किया जाता है, फंजाई से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम जो पीछे आपको डायग्राम दिखा हुआ है, उसी से जो है एंटीबायोटिक बनता है। सिर्फ उसी से नहीं बनता, बहुत सारी चीजों से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक के। ठीक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवरी की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, एंड दिस वाज एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स जिन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ग्रो होते हैं, ये बहुत सारे डिजीजेस को क्योर भी करते हैं। ठीक है, इवन एंटीबायोटिक्स को जो है आप जो फीड करते हो लाइफ स्टॉक को या पोल्ट्री को, उनके साथ भी मिक्स करके उनको भी दे सकते हो, तो उनके बॉडी में भी अगर किसी तरीके का कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं तो वो भी मर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये दो जो एंटीबायोटिक्स है ना, ऐसा नहीं है कि आपको हल्का सा फीवर हुआ एंटीबायोटिक खा लिया। ठीक है, हमेशा इसको क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस लेके खाना चाहिए। आपको कोई डॉक्टर जो है हर चीज पूछता है कि उसके पीछे कोई बीमारी है या फिर किसी चीज कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा एंटीबायोटिक खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखें कि जो एंटीबायोटिक होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड या अगेंस्ट फ्लू। वायरसेस से होने वाली चीजों पे वो अफेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ बैक्टीरिया से कॉज होने वाली चीजों के ऊपर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक किल्स बैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक कभी भी कोल्ड यानी कोल्ड या फ्लू किससे होता है, वायरसेस से होता है, तो ये वायरसेस को किल नहीं करते एंटीबायोटिक। ठीक है, मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है तो आप उसमें जो है एंटीबायोटिक लो, उसमें कुछ भी उसका कुछ रोल नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा वो। ठीक है, उसका कुछ फायदा नहीं होगा एंटीबायोटिक का। ओके, सो सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग जैसे कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये वैक्सीनेशन से प्रिवेंट होता है। आप वैक्सीनेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कोरोना अभी फैला है, कोरोना किससे हुआ था, कोरोना हुआ था वायरसेस से। कोरोना ये किससे हुआ था, वायरसेस से। तो इसके लिए भी हमने जो है बहुत सारे मतलब 2 टाइप के वैक्सीन, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये जो वैक्सीनेशन है उसको हमने लिया है ताकि हमको दोबारा कोरोना ना हो जाए। अब ये बहुत सारे मिथ है कि उस कोरोना से जो वैक्सीन हमने लिए हैं उसके थ्रू बहुत सारे मतलब हार्ट अटैक हो रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन वैक्सीनेशन से ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई और प्रॉब्लम होगी, कोई पास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो ऐसा हो जाता है, वो हो सकता है, बट वैक्सीनेशन से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वैक्सीन के बारे में, जो स्मॉल पॉक्स जो एक डिजीज है, उसके लिए वैक्सीन बनाने का सबसे पहला यानी कि डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने 1798 में। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। एक तो है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने किस चीज की डिस्कवरी की है, फर्मेंटेशन की भी की है, पास्चराइजेशन की भी की है। पास्चराइजेशन की कब किया है, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी इन्होंने किया है 1857। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। किसके बारे में, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की है। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कब किया इन्होंने, 1929 में। फिर थर्ड हमने पढ़ा है एडवर्ड जेनर के बारे में। एडवर्ड जेनर के बारे में हमने पढ़ा, इन्होंने वैक्सीन की खोज की है, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। और कब की है, 1798 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दीज डिजीज। ऑब्वियसली आपको बहुत सारे, जैसे अपने वैक्सीनेशन के बारे में आप देखो, बहुत पहले डीपीटी भी लिया जाता था, डिप्थेरिया, पोलियो और आपका जो टेटनस है, इसके लिए जो है वैक्सीन लिया जाता है, अभी भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब भी बचपन में लग जाता है, जो कि बचपन में लग गया तो फिर बड़े होने के बाद भी वो नहीं होता। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। ओके,
पोलियो के लिए रिलेटेड बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है, और आपको पता है कि अब हमारे इंडिया में, यानी कि हमारा इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है। ठीक है, इवन जो है वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलता है स्मॉल पॉक्स के लिए भी, इसके इरेडिकेशन के लिए भी, और अब ये स्मॉल पॉक्स भी धीरे धीरे खत्म हो चुका है, बहुत कम अब स्मॉल पॉक्स होता है लोगों को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज इंक्रीजिंग सॉइल की फर्टिलिटी। अब इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम एनिमल के वेस्ट है या फिर जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको हमने मिट्टी में डाल दिया या कंपोस्ट पिट में डाल दिया, वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे उसको। ठीक है, डिकम्पोज करेंगे और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे जो कि यूजफुल होगा फॉर दी सॉइल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बैक्टीरिया है दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी। ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। कोई एग्जाम्पल अगर इसका है दैट इज राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम या एजोस्पिरिलम, ये सब हैं आपके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाले। ठीक है, ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक ये और एक ये भी। ठीक है, अब इसी तरीके से जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। सो बूचो एंड पहेली had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of the plants, vegetable and fruits from the nearby houses and gardens. They put them in a pit, means of waste disposal, and after some time it decomposed and got converted into manure, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कितना यूजफुल होता है। तो ये जो इन्होंने पूरा काम किया इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से गड्ढा खोद के इसमें ये सारे सामान रखना, इसको हम कहते हैं कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट, ओके। सो इसमें ये सारे काम होते हैं। ओके, सो the plant waste has been converted into manure by the action of microbes, and the nutrients released in the process is used by the plants again. दोबारा से plants उसको यूज कर लेता है और दोबारा से वो जो manure है वो plants को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो कुछ चीजों पे एक्ट नहीं करते और उसको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स, आप किसी चीज में या जमीन पे आप ऐसे प्लास्टिक बैग छोड़ दीजिए, काफी 4 साल बाद 10 साल बाद आप उसको देखो प्लास्टिक बैग जस का तस पड़ा रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां भी हैं लेकिन इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे ही एक्ट कर पाते हैं। Okay, so you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. They disappear after some time क्योंकि ये क्या है, ये biodegradable waste है, तो इनके ऊपर जो है microorganisms काम कर पाते हैं। Okay, so this is because the microorganism decompose dead organic waste of the plants and the animals और उसको simpler substances में convert कर पा रहे हैं जिनको plants या animals दोबारा से यूज कर लेते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस तरीके से यूज किए जाते हैं, इस तरीके से डिग्रेड करते हैं उन हार्मफुल स्मेली सब्सटेंस को और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत तरीकों से हम उनको यूज कर पा रहे हैं। आपने अभी जस्ट पढ़ लिया कि उसको हम सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, वैक्सीन बनाने में यूज कर रहे हैं, या फिर घर में बहुत सारे यूज जैसे कि कर्ड बनाने में, अल्कोहल बनाने में यूज हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।